अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची से, जहां न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक बॉयलर फट गया। धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री की छत गिर गई। धमाके में 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। 3 फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई हैं। इमदादी टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला भी है। हादसे के वक्त 50 से ज़ायद अफराद काम कर रहे थे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट में। जब न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री के मजदूर शाम को छुट्टी के वक्त बस अपना काम पूरा करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बॉयलर फट गया। धमाका इस कदर खौफनाक था कि फैक्ट्री की छत भी मौत बनकर आ गिरी। मदद के लिए हर तरफ चीखों पुकार थी। इलाका मकीन खुद ही आगे बढ़े और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। ये ऑपरेशन स्टार्ट है कि रेस्क्यू वर्कर्स जो हमारे स्पेशलाइज होते हैं, जो कि इसके अंदर से डिग आउट करके मलबे से जो है बॉडीज़ निकाल रहे होते हैं। जहाँ तक फिगर्स का ताल्लुक है, अभी तयन करना मुश्किल। 2-3 फैक्ट्रीज कोलैप्स कर गई हैं इसकी वजह से, और ख़तरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिलेंडर ऑलरेडी इसके अंदर प्लेस्ड है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंची, लेकिन इमदादी टीमों ने आज फिर ताखीर कर दी। मलबा उठाने का काम 1.5 घंटे बाद शुरू किया गया। फैक्ट्री मुलाजिम के मुताबिक जब हादसा पेश आया तो फैक्ट्री में 50 से जायद अमला काम में मसरूफ था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आमिर मजीद के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सदर नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मुइज़ अहमद का कहना है कि न्यू कराची धमाके से 2 से 3 फैक्ट्रियां तबाह हुई हैं। दावा किया है कि मलबे में 75 से 80 लोग दबे हुए हैं। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तकरीबन 150 से 200 लेबर इन 2 फैक्ट्रियों में मौजूद थी। अभी तक हम 15 बॉडीज़ को रेस्क्यू कर सकें। उसका अभी ज़ख्मी काफ़ी हैं जो हॉस्पिटल गए, और बहुत सारे 75 से 100 लोग जो है अभी मलबे के नीचे दबे हैं। और लोगों के अंदर से फ़ोन आ रहे हैं जो मलबे में दबे हैं, और चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह रेस्क्यू करें। बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इलाके में अब रेस्क्यू करें तो कैसे करें। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। स्पॉट पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अली हफीज़, अस्पताल से हमको अब्बासी शहीद में मौजूद हैं, ज्वाइन करेंगे आमिर मजीद। पहले हम मोहम्मद अली हफीज़ से बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज़, बताइएगा रिलीफ का काम कैसे किया जा रहा है, इस पर सिचुएशन क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर जो है रेस्क्यू का काम जारी है। हैवी सरकारी मशीनरी जो है यहाँ पर मौजूद है, इमदादी काम का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी हैं लईक अहमद, वो निगरानी कर रहे थे। अपनी निगरानी पे जो है मशीनरी से मलबे को हटाया जा रहा था। दिखाएंगे, ये वो स्पॉट है, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर शाम को ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद जो है कई लोग जो है इसमें दब गए थे, जिनको रेस्क्यू करके जो है अब्बासी से अस्पताल पहुँचाया गया। इस वक्त ये है कि मशीनरी काम कर रही है। सबसे अहम सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर रेस्क्यू के लिए इंतजाम होने चाहिए थे। सरकारी इदारे हैं, मुतालिका हुकाम, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे जो इंतजाम होते हैं वो नज़र नहीं आए। यही वजह है कि मशीनरी देर से पहुँची। जो मलबे में लोग दबे थे वो देर से अस्पताल पहुँचे। जब भी जो है जो जहाँ बाग के होने के अफराद की तादाद है वो 7 अब तक हो गई और 15 जख्मी है, लेकिन मलबे को अभी भी हटाया जा रहा है। हैवी मशीनरी है, चारों तरफ जो है वो काम जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई अगर जख्मी अंदर हो या कोई भी शख्स जो मलबे में दबा हो तो उसको फौरी रेस्क्यू करके जो अस्पताल मुंतकिल किया जाए। 2 घंटे से ऊपर होने को आ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो हमारी हुकाम से बात हुई है उनका कहना है अभी कुछ वक्त और लगेगा, क्योंकि मलबा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। शाम को जोरदार धमाका हुआ है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कुछ लोग अंदर जमा है, लेकिन जो हुकाम है वो कह रहे हैं जब ठीक है। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर मजीद के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को ये बता दें कि न्यू कराची धमाके में मरने वालों के वर्सा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँच गए हैं। वर्सा शिद्दत गम से निढाल हैं। एनी शाहिद के मुताबिक सफाई का काम किया करते थे, फैक्ट्री में धमाका हो गया। काम तो वही कंपनी में करते, सफाई का काम करते थे। भाई ये हादसा हो गया है। नाम सन्नी है, टंडो आदम का रहने वाला है। इसके माँ बाप गांव में, इसके छोटे भाई को सांप ने काट लिया, उसका माँ बाप वहाँ चले गए थे। हमारे तो 5-6 लड़के थे, वो हमने अपनी कंपनी में से निकाले थे। बाकी दूसरी कंपनी में धमाका हुआ था। धमाका दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी को मलबा दूसरी कंपनी में आके 2 कंपनियों को जैसे कि हुआ है। एक धमाके की वजह 2 कंपनियाँ गिर गई हैं। आमिर मजीद, आप अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं, ये बताइएगा कितनी लाशें यहाँ पर लाई गई हैं, कितने जख्मियों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी फवाद, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस हादसे में अब
8 अफराद जांबाक हो चुके हैं। एक और शख्स की लाश को निकाल कर मलबे से अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अब इस वक्त बताया जा रहा है 16 से ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। बताया जा रहा है अफराद की हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक है। यहाँ पर दिक्कत अमेज़ मनाजिर देखने में आ रहे हैं। जो वरसा हैं, जो लवाहिकीन हैं, जो अफराद इस हादसे में जांबाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, उनके वरसा और लवाहिकीन यहाँ पहुँचे हैं, रो रहे हैं, शिद्दत गम में निढाल हैं। अमला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अब्बासी शहीद अस्पताल का पूरा यहाँ पर मौजूद है और जो ट्रीटमेंट का अमल है वो भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो 5 ज़ख्मी हैं, जो 16 अफराद में से जो 5 ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो अपने प्यारे हैं उनकी तलाश में आए हुए हैं। यहाँ पर जो बॉडी लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते लम्हे के साथ। जिस जगह पर धमाका हुआ वहाँ भी लोग अपने प्यारों को पुकारते रहे। अस्पताल में भी ऐसे हुआ। एक खातून अपने बच्चे को पुकारती रही, उसको ढूंढती रही। उनके जज्बात क्या थे, कितनी तकलीफ में वो थी, हम आपको दिखाते हैं। अम्मा दुआ करो, अल्लाह परेशान नहीं हो। लेके गए जिंदा लेके गए। अल्लाह कोई मेरे बच्चे को ढूंढ दे, मेरा बच्चा यहाँ पर है। खातून मुसलसल रो रही हैं, बिलक रही हैं। एक हद तक उनको रोका गया है क्योंकि आगे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। कोई भी प्यारा हो किसी का इस मलबे में तो फिर उसकी कोशिश होगी किसी तरह से दुनिया की कोई ताकत मिल जाए और वो अपने बच्चे को ढूंढ ले, अपने प्यारे को ढूंढ ले। इस वक्त यहाँ पर ऐसे ही मनाजिर हैं। जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं वो इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। खातून कितने कर्ब में, कितनी तकलीफ में है, हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। अम्मा दुआ करो, अल्लाह परेशान नहीं हो। लेके गए जिंदा लेके गए। इस बारे में आपको आगाह रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और वाक़े से मुताल्लिक़ बताते हैं कि कराची सुपर हाईवे पर फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज सिर्फ समा पर फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने की। गोलियां बरसाने वाले मुलजिम ने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। ये अहम वाक़या है। कराची में सुपर हाईवे पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इसकी CCTV फुटेज सिर्फ समा पर आप देख सकते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने की है। शोरूम पर फायरिंग करते जा रहे थे ये और उसी सब में ये सारे का सारा वाक़या सामने आया। कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। तफसील थोड़ी सी देर में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, अगले मोर्चों में तैनात जवानों से मुलाकात। सिपाही सालार को LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं भारतीय फौज को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उस्मान खान की रिपोर्ट। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी और जंद रोड सेक्टर पर फिर इश्तियाल अंगेजी। सिविल आबादी पर मोटर गोलों और भारी हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल। 50 साला खातून शहीद जबकि 4 साला नायाब समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी LOC पर दुश्मन का दिलेराना मुकाबला करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात, ऑपरेशनल तैयारियों, आला हौसले और पेशा वराना महारत पर अफसरों और जवानों की तारीफ की। सिपाह सालार ने वाज़ेह किया कि भारतीय फौज को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज LOC पर मौजूद आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाते हुए मादरे वतन की जोग्राफियाई सरहदों और वक़ार का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हथियार उठाओगे तो मारे जाओगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 10 शरपसंद हलाक हुए। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाक वतन के मुहाफिजों ने अमन दुश्मनों के खौफनाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वरान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, छुप कर बैठे बुज़दिल दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों ने 20 दिसंबर को आवारान में लांस नायक इकबाल को शहीद किया था। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई और हमलों में भी मुलव्विस रहे। अमन दुश्मनों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया।
और वज़ीर आज़म ने वुज़रा को कारकर्दगी दिखाने के लिए खुद को प्रेशर डालने की हिदायत कर दी। कहा, बगैर तैयारी किसी को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। हुकूमती मामलात समझने में 3 माह लगे। पावर सेक्टर को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो एक और बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ चढ़ता रहा है वो पेंशन्स का है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया 5 महीने रनिंग। कई परफॉर्मेंसेस से मुझे बड़ा फ़ख्र है, ये एक बहुत बड़ा फ़ख्र है कि ऑब्वियसली कई मिनिस्ट्रीज़ ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया कि उन्होंने नहीं किया। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज़ परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। आप जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। थोड़ी सी देर में जानिए मौलाना कैसे फिर से नजरअंदाज। वज़ीर आज़म इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तैयारी के बगैर हुकूमत में आई, लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर तो वो अपने वज़ीर ख़जाना तक का ऐलान कर चुके थे। उन्होंने माजी में क्या वादे और दावे किए थे, आपको याद दिलाते हैं। जब मैं गवर्नमेंट में आया मेरे में कभी पहले दिन से कन्फ्यूजन नहीं थी। मैं बड़ा क्लियर हूँ हम क्या करना चाहते हैं। पूरी एक्सपर्ट से हमने ओपिनियन लेके कहा कि 5 साल में हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। एक बिजली घर की स्टडी किया कि कैसे हम उसमें से बिजली ज़्यादा बनाएंगे, तो कोई इसके अंदर हवाई बात। हमें असद उमर की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। ये वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं। असद उमर एक मल्टीनेशनल का चेयरमैन, करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आके मुल्क की खिदमत करो। इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ये वो मुल्क है जिधर 180 टन कोयले के रिजर्व हैं कि हम अपनी बिजली दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं, बजाय यहाँ लोड शेडिंग हो। जो जो चीजें मंशूर में लिखी, एक एक चीज को हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। पहले ज़िमनी इंतखाबात, फिर होगी इस्तीफे की बात। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़िमनी इंतखाब के मामले पर जरा एक सफ़े पर दिखाई देने लगे हैं। इस्तीफे जेब में रह गए, मतवाले भी जियालों के पेज पर आ गए। मुस्लिम लीग नून ने भी ज़िमनी मैदान के अखाड़े में उतरने का इशारा दे दिया। मरियम औरंगजेब ने तो ज़िमनी इंतखाब के जरिए करप्ट टोले का हिसाब होता देख लिया। ये ज़िमनी इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम साबित होगा। पीपल्स पार्टी का मामला भी ढका छुपा नहीं। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया। जियाली क़यादत पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें मांग चुकी है। कमर जमान कायरा ने भी वाज़े अंदाज में बता दिया कि सियासी हरीफों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। क्या हम इन कंस्टिट्यूएंसीज को छोड़ दें और इनके अंदर बाकी लोगों को जीतने दें, उनको फ्री हैंड दे दें? नहीं जी। हम इनको करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी आवाम के सामने लाएंगे। इस सारे फसाने में इतना तो वाज़े है कि नून लीग और पीपी सेनेट इंतखाबात से पहले मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती। अलबत्ता कोई है जो अब भी 12वें खिलाड़ी का किरदार निभा रहा है। और जो 12th मैन है पॉलिटिक्स के, जिनकी विकेट उड़ गई थी, मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। लेकिन पीडीएम में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए बिलावल ने मरियम नवाज समेत सब रहनुमाओं को बाज़ाब्ता दावत दी, मगर मौलाना फजल रहमान को बुलावा नहीं मिला। जरा ये कहते हैं अब अगर दावत दे भी दी गई तो जेयूआई की रहनुमा का कोई शिरकत नहीं करेगा। पीडीएम में क्या खिचड़ी पक रही है? बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी लाड़काना में मैदान सजाने वाली है।
भुट्टो के गढ़ में पीटीएम रहनुमाओं की तस्वीर लग गयी। बिलावल ने मरियम नवाज और दीगर पार्टी सरबराहान को फोन करके आने की दावत दी। मरियम नवाज ने उनकी दावत कबूल भी कर ली, मगर दूसरी तरफ बिलावल ने पीडीएम के सरबराह को बाज़ाब्ता दावत देना भी गवारा न किया। फजलुर रहमान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पीडीएम के जलसे में उन्हें रात 2 बजे डाइस पर आने का मौका मिला था, जब पेंडाल तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले एपीसी में भी उनकी तकरीर को लाइव जाने से रोक दिया था। फजलुर रहमान ने इस पर शिकवा भी किया था। लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस बार भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या सबर का घूंट पी कर रह जाएंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस्तीफों का शोर मचाने वाले मौलाना फजलुर रहमान को अपनों की बगावत का सामना है। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी के बाद शुजाउल मुल्क ने भी इख्तलाफात का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साथियों की बातों का जवाब दें। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। हुकूमत को घर भेजने का ख्वाब देखने वाले मौलाना फजलुर रहमान की JUI में फूट पड़ गई। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी के बाद साबिक MNA शुजाउल मुल्क भी मैदान में आ गए। इसको फारिग करना मेरे ख्याल में हाफिज साहब के साथ ज्यादती है, और ये भी समझते हैं कि ये नेब और रेब और इस सारी चीज़ों की चक्कर के हवाले से ये सब लोग जमा है। असल में कौम के मसाइल के ऊपर जो है ये जमा नहीं है। हुकूमत ने भी JUI से मौलाना शिरानी की बातों का जवाब मांग लिया। मैं समझता हूँ कि शिरानी साहब तो उनके अपने आदमी हैं, और वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर जो है जमीयत उलमा इस्लाम जवाब दे कौम को। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है JUI के अंदरूनी इख्तलाफात बता रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक दम तोड़ चुकी है। मौलाना शिरानी पार्टी से क्यों नाराज हैं? JUI में क्या चल रहा है? हाफिज हुसैन अहमद ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सब बताया। कहा उनका मुतालिबा है कि पार्टी दस्तूर पर चला जाए। इलेक्शन मौरूसियत की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। फेयर इलेक्शन की हम पूरे मुल्क में बात करते हैं, तो फिर पार्टी इलेक्शन भी फेयर हो और मौरूसियत की बुनियाद पर ना हो। आज़ादी मार्च के हवाले से भी जब हमारी बात नहीं मानी गई और मौलाना ने पार्टी के हवाले से ये फैसला दे दिया, उसके बाद फेटफ के हवाले से भी यही बात हमने की। बात बिगड़ी उस वक्त जब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा बयानिया लंदन से उन्होंने दिया था कोयटा के जलसे में। फौज को कहा गया था कि आप उठें और जर्नलों को गिरबान में पकड़ें। अगर वाकई आप इस्तीफा दे रहे हैं और सेनेट में आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन को रोक रहे हैं, फिर आप हम पे ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि हम सेनेट की वजह से जो ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे होनी चाहिए, न सिर्फ उनसे बल्कि नैब के चेयरमैन साहब से भी होनी चाहिए। जो भी लोग हैं यकीनन एहतिसाब जो है वो बेरहम होना चाहिए। आगे आ रहा है अवान ब मुकाबला चौहान। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वालों की अपनी पार्टियों में बगावत सर उठा रही है। पीडीएम का अंजाम खात्मे की सूरत में होगा। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनके अपने पार्टी में उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के जो मेन उनके लोग हैं वही उन्होंने एक किस्म की बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, बजाय इसके कि इनकी तहरीक में जोर पैदा हो, इनकी तहरीक में सिर्फ मायूसी और शिकस्त तोरेख का एक समा उभर रहा है। की जो आगे आने वाली तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं, जिन इस्तीफों का जिक्र कर रहे हैं, तो उनको भी वही किस्मत में सिर्फ रसवाई और हजीमत होगी। एक तरफ वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है तो वो इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरा क्लियर कर लें कि उनका फैसला क्या है। जिस
जिसे कहते हैं एक सियासी जो शतरंज होती है उसमें वो बिल्कुल फंस के रह गए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि टांगें बंधी हुई हैं 11 लोगों के साथ। आज़ादाना तौर पे कोई फैसले भी नहीं कर सकते और फैसले करने भी चाहते हैं। ये जो PDM है इसका अंजाम सिर्फ यही होगा कि कई पार्टीज की, कई लीडरान की सियासत खत्म हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी नैब तरमीम के लिए तैयार थे, इजलास में कहा वो पागल नहीं मान रहा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर डाला है। वज़ीर ख़ारजा ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना। क्या हुक्मरान जमात के कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? राना सनाउल्लाह के बयान ने नई बहस छेड़ दी। लीगी रहनुमा के वजीर खारजा पर संगीन इल्जामात। कहा शाह महमूद कुरैशी नैब तरामीम के लिए तैयार थे। कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने शहजाद अकबर को एजेंट करार दिया। ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। राना सना ने वजीर खारजा को मुज़ाकरे का चैलेंज भी दे डाला। बिल्कुल मेरे साथ अगर वो चैलेंज करना चाहें तो बिल्कुल कुरान पाक सामने रखे हूँ और कुरान पाक को गवाह बना के वो ये बात करेंगे उन्होंने मेरे साथ बात ये की कि नहीं की। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने राना सनाउल्लाह के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वो 34 नकात जो तरमीम वो लेकर आए थे वो मैंने असेंबली में पेश कर दी और बता दिया कि ये है वो 34 नकात जिस पे ये हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो शायद ये बात उनको नागवार गुजरी हो। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नैब पर अगर तरामीम दरकार हैं तो उस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन इसे फैटफ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। उनके अपने ही जमात के फयाजुल हसन चौहान ने बयान को नामुनासिब करार दिया। जवाब में फिरदौस आशिक अवान बोली कि मैं इनकी परेशानी, इनके जज्बात से आगाह हूँ। सियासत के अंदर जो है वो एक दूसरे को मार धाड़, कुश्ती का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, जोडो कराटे का जो है एक दूसरे को जनाब वो चैलेंज देना, मैं इस चीज़ को कम अज़ कम लाइक नहीं करता। और सियासत जो है वो सिर्फ आपकी अल्फाज तक जो है वो रहनी चाहिए। मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ़ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। सियासत जो है वो सिर्फ आपकी अल्फाज तक जो है वो रहनी चाहिए। मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ़ हूँ, मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। वो एक दूसरे को मार धाड़, कुश्ती का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का चैलेंज देना, मैं इस चीज़ को कम अज़ कम लाइक नहीं करता। और अदाकारा मीरा का मोबाइल गुम हो गया। अदाकारा ने ऐलान किया है कि जो भी गुमशुदा मोबाइल तलाश करके देगा उससे न सिर्फ खुद मुलाकात करेंगी बल्कि 5 लाख रुपए नकद इनाम भी देंगी। समा से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। टेलीफोन जैसे गुम हो जाता है वैसे ही मेरा टेलीफोन गुम हो गया। तो कैसे हो गया? जब इतना इम्पोर्टेंट था, आपने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। मैं चाहती हूँ कि मैं 5 लाख रुपया, मैंने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है ताकि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना दुख है कि मैं ट्विटर अकाउंट का एक्सेस नहीं है मेरे पास। हो सकता है वो आदमी जिसके पास आपका फ़ोन हो वो देख रहा हो उस वक्त टीवी, उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास मेरा फ़ोन है तो मेरा फ़ोन लौटा दीजिए, मैं खुद फ़ोन वापस लेने आऊँगी। हुकूमत ने नई गाड़ियों पर 2 लाख रुपए तक इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। पहली बार नई गाड़ी खरीद कर 90 रोज़ के अंदर बेचने पर टैक्स लगेगा। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये तो बज़ाहिर फैसला दुरुस्त लगता है। देखिए, ये फवाद अच्छा फ़ैसला है इसलिए कि ओन मनी चल रही थी। जो सारिफीन हैं उनको इजाफी पैसे देकर नई गाड़ी ख़रीदनी पड़ती थी चंद माह की ताख़ीर के बाद, लेकिन आज काबीना ने मंजूरी दे दी है इसी के फ़ैसले की, जिसके तहत अगर नई गाड़ी ख़रीद कर मुकामी मैनुफैक्चरर से
आप 90 रोज़ के अंदर बेचेंगे तो आपको एडिशनल जो है वो विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक। अगर गाड़ी होगी 1000 सीसी तक की तो 50,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा, और अगर ये तकरीबन 2000 सीसी तक होगी तो गाड़ी पर 1 लाख रुपये, अगर 2000 सीसी से ज़्यादा की होगी तो 2 लाख रुपये टैक्स देना होगा। सार्फिन को फ़ायदा होगा। काबीना ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की भी मंजूरी दी है और साथ साथ मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दी है। इन फैसलों पर अमल दरामद से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नेब ने शहबाज शरीफ फैमिली के 4 अरकान समेत 6 इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क कर ली। लाहौर से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद कुर्क नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया और दामाद हारून यूसुफ समेत 6 मुल्जिमान की जायदाद कुर्क की गई। केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, अदालत आने से 1 रोज पहले ये तमाशा लगा लेते हैं। कल खाना पूरी करते हुए कमर दर्द के लिए डॉक्टर दिया, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं। जज जवादुल हसन ने कहा, इलाज की दरख्वास्त दें जिसे वो हुकूमत को भेजेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाजन चेकअप कराने से इनकार किया। नैब के गवाह इलेक्शन कमीशन ऑफिसर खालिद महमूद ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मांगे गए, लेकिन उन्होंने जायदाद की तफसीलात दे दी। अदालत ने नैब के मजीद गवाह तलब करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। सरकारी अफसरान के साथ मिलकर गवर्नमेंट फंड्स को जाती इस्तेमाल में लाने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी करप्शन की इंक्वायरी होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक होम सेक्रेटरी बलोचिस्तान अकबर दुर्रानी के खिलाफ भी इंक्वायरी मंजूर कर ली गई। इजलास में 15 इंक्वायरियाँ, 8 इन्वेस्टिगेशंस और 2 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ के खिलाफ सरकारी अफसरान से मिलकर फंड्स जाती इस्तेमाल में लाने का रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब के मुताबिक इमरान अली यूसुफ ने कौमी खजाने को 49 करोड़ 92 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। कराची में दिन दिहाड़े एक शख्स को उसके बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया, जबकि वाक़े पर पुलिस बयानात बदलती रही। मंगो पीर के इलाके में सुबह 9:30 बजे का वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 टारगेट किलर्स गाड़ी का पीछा करते हुए आए। मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार कम हुई तो मौका मिलते ही कार सवार पर गोलियां बरसा दी। 35 साला खुदादाद को उसके बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया। कातिल वारदात के बाद जिस रास्ते से आए थे वापस वहीं से फरार हुए। चलती कार में हमारी गाड़ी इधर आगे लगी है, दीवार के साथ, ये फुटबॉल है ना, इसके साथ लगी है गाड़ी और वो पीछे की तरफ भागे और इधर से आवाम जमा हो गई। टारगेट किलर्स के आने और जाने के दौरान पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, मगर हैरत अंगेज तौर पर जब कत्ल की खबर आई तो पुलिस ने बयान दिया कि मुल्जिमान ने पुलिस का सामना होने पर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक शहरी हलाक हुआ। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई तो पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया। अपेरेंटली टारगेट किलिंग का वाकया लगता है। खुदादाद कपड़े का कारोबार करता था, जो बेटे के साथ बोल्टन मार्केट जाने के लिए निकला था। मकतूल मुगल हजारा गोट का रिहायशी और आबाई ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डाकुओं ने दिन दिहाड़े बाप बेटे को कत्ल कर दिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पर मौजूद डाकुओं ने बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले कार सवार बाप बेटे का ताक़ुब किया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे तो डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोलियां बरसा दी। फैसलाबाद के इलाका मुस्तफ़ाबाद में डाकू बाप बेटे को कत्ल करके फरार हो गए। आते ही पहले फायर लगाए हैं, उन्होंने बंदूक देखी है, बंदूक देके फायरिंग की है, फायरिंग करके भागने लगे। मामू उतरे, मामू पीछे भागे हैं, वो साथ ही करके साथ उधर 5-7 फायर उधर लगाए हैं मामू को। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की गाड़ी में भी असलहा मौजूद था, मगर उन्हें चलाने का मौका ही नहीं मिला। बाप और बेटा है जो आड़त का काम करते हैं, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, तो अभी यहाँ पर हमने PFSA को बुलाया है और बाकी सारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी, बाकी अफसरान भी इधर आए हैं। तकरीबन 18-19 लाख की बात बताई है, लेकिन अभी हम बैंक से जाके वेरीफाई करेंगे। RPO ने वाकया का नोटिस लेकर वारदात की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, सामा, फैसलाबाद। पेशावर में सिटी पेट्रोलिंग पुलिस ने गलत पार्किंग पर शहरी की बीच सड़क पर दुर्गत बना डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो CCPO पेशावर अब्बास एहसन ने इस वाक़े का नोटिस लिया। ASI समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए गए। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
लाहौर गेम्स में तीरंदाजी के मुकाबलों में ख़वातीन के साथ साथ बच्चों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। कदीम तरीन खेलों में शुमार होने वाला तीरंदाजी का मेला लाहौर के निस्तर पार्क में सजा, जिसमें तीनों कैटेगरी में 40 तीरंदाजों ने शिरकत की। लड़कों के लिए 30 मीटर हदफ रखा गया था, जबकि लड़कियों ने 18 मीटर टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की। बच्चों ने भी कम फासले पर मौजूद टारगेट पर निशाना लगाकर अपनी महारत दिखाई। ख्वाहिश है कि मैं इसमें आगे जाऊं, ओलंपिक लेवल तक तो जाऊं। तो इसमें जो फोकस की सारी बात है, फोकस इसमें अच्छा होना चाहिए और निशाना एम लेना चाहिए बस। मुंतज़मीन का कहना था कि तीरंदाजी में बहुत अच्छा टैलेंट नजर आया है। अच्छी कोचिंग मिलने पर ये अपनी पहचान बना सकते हैं। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के वजूद से इनकारी शख्स को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। दरखास्त गैर ज़रूरी करार देकर खारिज कर दी गई। बुजुर्ग शहरी ने अपनी दरखास्त में कहा था कि कोरोना वायरस कोई हकीकत नहीं। वादी कैलाश में नए साल का खैर मकदम भरपूर अंदाज में किया गया। चामोस फेस्टिवल में कैलाश के बासी रवायती रक्स करके खुशियां मना रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।